दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि पोस्टपार्टम में क्या होता है। तो पोस्टपार्टम में ऐसा है कि जब आप घर पर आ जाते हो, उसके बाद बहुत उसको वो भी बोलते हैं जापा-वापा कुछ बोलते हैं ना, जापा बोलते हैं शायद। तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। क्या-क्या ध्यान रखना पड़ता है जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप आ जाते हैं, अगर आप नॉर्मली बहुत ज़्यादा हेल्दी रहें और आपको लगता है कि आप सब कुछ अच्छे से कर लोगे, अब हो गया, मैं आ गई और सारी चीज़ें मैं हैंडल कर लूँगी, मैं खाना भी बना लूँगी, मैं बच्चा भी सँभाल लूँगी, मैं चल भी लूँगी, सब कुछ कर लूँगी, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ लगेगा। क्योंकि मैं हमेशा बहुत हेल्दी रही हूँ और मैं जल्दी बीमार नहीं पड़ती थी, मुझे जल्दी पेन नहीं होता था। आपने मुझे पूरी प्रेगनेंसी के एंड तक, आखिरी दिन भी मैंने प्रेगनेंसी के खाना बनाया है। तो ये समझ लीजिए कि मैं कितनी ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, है ना? मेरी लाइफ़स्टाइल ऐसी है कि मैं बहुत एक्टिव रही हूँ। तो मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है, हॉस्पिटल से निकलने से पहले आपको क्या करना है, आपको बेल्ट लेनी है। अगर आपने बेल्ट नहीं लिया तो आप चल फिर नहीं पाएँगे, आपके टाँगों पे असर पड़ेगा, आपके पेट में दर्द होगा और आप जब हॉस्पिटल से घर तक आएँगे, उस बीच में ऑब्वियसली जो रोड है वो प्लेन तो होगी नहीं कि हर कहीं न कहीं गड्ढे तो होंगे, तो हर एक झटके पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, अगर ज़्यादा झटका लगा तो। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी हॉस्पिटल से निकलने से पहले आपके पास बेल्ट हो, बेल्ट लगा के निकलिए, तो आप वॉक कर पाएँगे, वरना आपको इतना दर्द होगा कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर आते हैं घर पर। घर पे आने के बाद मैं आपको बोलूँगी मैं आपको बताती हूँ कि बच्चे को सँभालने वाला चीज़ जो है, उसमें मैं कहूँगी कि अगर आपके पास हेल्प है, तो हेल्प ले लीजिए। आपके रिश्तेदार हों या जो भी हों, जितने लोग आ सकते हों, जो जिनको आपको लगता है कि हाँ, इनसे मदद मिल सकती है, ये आ सकते हैं, वो आ सकते हैं, तो उनको यही समय है, जिसको आना है, करना है, हेल्प करनी है, तो वही समय है और वही समय आपको पूछना चाहिए हेल्प के लिए। क्यों? वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जैसे आप आओगे, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो गई होगी, आप भले नहीं थोड़ा बहुत फ़ील कर पाओगे क्योंकि पेन है, पेन में चल रहे होगे, मेडिकेशन की वजह से हो सकता है कम फ़ील करो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, आपकी बॉडी बहुत वल्नरेबल हो जाती है, तो आपको प्रॉपर डाइट की ज़रूरत है। आपको सुबह नाश्ता, दोपहर में खाना, शाम को नाश्ता और रात में खाना, और वो भी प्रॉपर बैलेंस डाइट होनी चाहिए। वो होना चाहिए आपको हरी सब्जियाँ, दाल, अ, रोटी, मतलब जो भी पौष्टिक चीज़ें हैं वो सारी आपकी बॉडी को ज़रूरत है। फल, ये सब, मतलब जितनी भी पौष्टिक चीज़ें हैं, आपको पता करना होगा कि क्या-क्या खाने में लिया जा सकता है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर आपने ये खा लिया तो उससे बच्चे को गैस बनने लगती है, तो पता करके जो भी है बैलेंस डाइट लेना चाहिए। मेरा कहने का ये मतलब है। आप ये नहीं कि 2 रोटी खा ली फिर रात में खा रहे हो, उस तरीके की चीज़ें बिल्कुल मत करिएगा। दूध दोनों टाइम पे लीजिए क्योंकि आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसकी। और बहुत देर तक बैठे मत रहिए कि आप बैठे हो, बैठ के बच्चे को देखे करे जा रहे हो या सोच रहे हो कि जाके किचन में जाके काम कर लो, थोड़ी देर, कितना ही समय लगेगा। आपकी बॉडी में स्वेलिंग आ सकती है और वो स्वेलिंग आपको इतना दर्द देगी कि आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है आप जो 4 दिन में ठीक होने वाले थे उसमें आपको 20-25 दिन लग जाएँ। मतलब एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं आई थी तो मुझे स्वेलिंग थी बहुत ज़्यादा, हॉस्पिटल में ही बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी। मेरा चेहरा ऐसे हो गया था, मेरे पैर ऐसे हो गए थे और जो ये नीचे के तलवे जो थे वो ऐसे सूज गए थे, हाथी पाँव जैसा बन गया था। तो वो स्वेलिंग जाने में मुझे हफ़्ता 10 दिन तो लगा था, वो स्वेलिंग जाने में। जाने में मतलब क्या, वो थोड़ा कम हुआ। वो स्वेलिंग अभी भी है, मेरे मेरे पैरों पर बहुत ज़्यादा है, अभी तक स्वेलिंग है, हाथ पे है, चेहरे पर है, हर जगह है, अभी स्वेलिंग है, गई नहीं है। और वो पेनफुल वाली है, ऐसी नहीं कि थोड़ी बहुत स्वेलिंग हो जाती है, उसमें कोई दर्द-वर्द नहीं होता, वो वैसा नहीं है। ये प्रेगनेंसी के बाद वाली जो स्वेलिंग होती है उसमें पेन होता है, आपको बहुत गंदा वाला पेन होता है। तो अगर आप बहुत देर तक बैठे रह रहे हो, खड़े रह रहे हो, तो स्वेलिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो लंबे समय तक रहेगी और दर्द जो होगा वो भी लंबे समय तक रहेगा और फिर आपकी जो रिकवरी होगी वो नहीं हो पाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा देर तक बैठना नहीं है, ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना है। चलना फिरना ठीक है, चलने फिरने में ये होता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन हो रहा होता है, लेकिन अगर आप एक जगह बैठ गए तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, एक जगह खड़े हो गए तो ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं होता है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम होती है।
सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लोगों को लगता है कि हाँ, आप हॉस्पिटल से आप आ गए हो तो सब कुछ नॉर्मल है, आप नॉर्मल दिखने लगते हो, आप खुद ही नॉर्मल फील करने लगते हो, आप थोड़ा बहुत इधर उधर चल के कुछ कुछ करने लग जाओगे तो ऑब्वियसली बाकी लोगों को लगेगा कि आप नॉर्मल हो, नॉर्मल फील कर रहे हो, बट ऐसा नहीं है। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, हो सकता है पहली बार आप फादर बने हो, पहली बार आपके घर में कोई छोटा बच्चा आ रहा हो, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि वाकई में बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत होती है। अगर जितनी ज़्यादा हेल्प मिल सके अ, आपकी वाइफ़ को, या अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको अगर जितनी ज़्यादा हेल्प मिल सके वो लेनी चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके आराम करना चाहिए, क्योंकि अगर आप आराम नहीं करोगे तो कमर दर्द हो सकता है, हाथ हाथ पैर सब कुछ दर्द हो जाएगा और आप बैठ जाओगे और आपकी रिकवरी जो कि कम दिन में हो सकती थी वो और ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा, और कितना लंबा खिंचेगा वो आइडिया नहीं है। तो रेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करिए। इवन जब आप फीड करा रहे हो उसके बाद किसी की हेल्प ले लीजिए बाकी चीज़ों में, बर्प कराने में, क्योंकि बर्प कराने में भी कई बार 15-20 मिनट आधा घंटा लग जाता है। कभी कभी बच्चा बर्प नहीं करता है तो करना पड़ता है ना, वरना उससे प्रॉब्लम हो सकती है। बर्प कराने में, डायपर चेंज में आप बाकी लोगों की हेल्प ले लीजिए। उस समय पे आप शुरू के कम से कम 20 से 25 दिन या 30 दिन तो आराम ही करिए। उसके बाद वैसे तो बोलते हैं कि 2 महीने 2.5 महीने लगते हैं, लेकिन 30 दिन भी आप आराम करोगे तो आपको फ़ील होगा, आपकी बॉडी में पेन वेन नहीं आएगा। तो ख़ैर मुझे लगा कि मैं कर लूँगी, हो जाएगा, है ना? तो खुद ही मैं सारी चीज़ें करने लग गई, मतलब बच्चे का जो भी चीज़ें थी वो करने लग गई। अ, बैठ के जो भी उसका फीडिंग वाला, फिर उसके बाद बर्प वाला, फिर डायपर चेंज वाला, ऐसे-ऐसे मेरे घंटों-घंटों मेरा बैठने का। उसके बाद मिल्क वाला प्रॉब्लम था, मिल्क नहीं आ रहा था तो फिर पंप करना, उसमें भी घंटे-घंटे लग जा रहे हैं। घंटे-घंटे में सिर्फ़ इतना आ रहा है 15 एमएल 20 एमएल, है ना? समय बच्चे की खुराक बढ़ती जा रही थी हफ्ते के बाद, बट मिल्क उतना नहीं बढ़ रहा था, मेडिकेशन चल रही थी। यही मैं आपको बोलूँगी। इसी चीज़ में बहुत सारे लोग आपको ये भी बोलने लगेंगे कि आप ट्राई नहीं कर रही हो, ऐसे करो तो शायद होगा, तुम करना नहीं चाहती हो, ये होगा, वो होगा, वो होगा, जो भी ये फालतू की चीज़ें होती हैं, तो आपको ध्यान नहीं देना है। उसके बाद ये होगा कि आप इतना परेशान हो जाओगे, क्योंकि आप ऑलरेडी 9 महीने बिता कर आए हो। उसके बाद जो डिलीवरी वाला पेन होगा वो होगा, उसके बाद बच्चे को सँभालना, और उस समय भी आप पेन में होगे, बहुत ज़्यादा पेन होगा। वैसे तो नॉर्मली लोगों का सर दर्द होता है तो उसमें पागल हो जाते हैं, सर दर्द होगा, कहीं मोच पैर में दर्द होगा, उसमें ही परेशान हो जाते हैं। बट ये वाला पेन है कि आपको पूरी बॉडी में इतना गंदा वाला पेन होगा जो कि बहुत ख़तरनाक होता है, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, जो कि डेली होगा। तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगी कि आप बस रेस्ट करिए, जितना ज़्यादा मिल सकता है रेस्ट वो करिए, वरना आप अ, अपना समय आप बर्बाद कर देंगे रिकवरी में, और लाइफ में आगे चीज़ें नहीं कर पाएंगे। अगर आप जल्दी ठीक होंगे तो जल्दी बच्चे को अच्छी केयर कर पाएंगे, बाकी अपना सारा काम कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप बैठ जाएंगे। वो जो पेन है वो बहुत ज़्यादा रहता है डिलीवरी के बाद वाला भी, और ऑलरेडी इतना माइंड भी इतना थक चुका होता है कि आप जो बोलते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन वो सही होता है, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी सारी चीज़ें हैं। उसके बाद सब चीज़ें हो गई प्रॉपर, बच्चा हो गया, उसके बाद आपका लैक्टेशन वाला इशू हो जाएगा, उस पे भी लोग ताने कसने लगे हैं। कोई सोचता नहीं है कि इतना समय आप जो बिता कर आए हो वो कैसे आपने बिताया है, किस तरीके से बिताया, और अभी जो आप कर रहे हो, संभाल रहे हो नॉर्मल लोगों की तरह, फिर भी आप पेन में हो तब भी सारी चीज़ें कर रहे हो, है ना? तो लोगों को लगता है पेन कहाँ ही होगा, वरना पेन में तो कोई थोड़ी काम कर पाता है, कोई थोड़ी उठ पाता है। बट ऐसा नहीं है, आपको पेन में भी करना ही पड़ता है क्योंकि आपका बच्चा है। तो वही है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ फीडिंग में आप खुद करो, बाकी चीज़ों में दूसरों की हेल्प ले लो, और उन लोगों को अपने पास रखो जिनको आपकी परवाह है। आपकी परवाह हो, बच्चे की नहीं, आपकी। आपकी परवाह होगी तो वो आपका काम भी कर लेंगे, वो बच्चे का भी कर लेंगे। मतलब आपकी परवाह नहीं होगी तो ऑब्वियसली बच्चों को खिलाएँगे, जब रोएगा तो आपको दे देंगे, बाकी चीज़ें आप करोगे। तो इस चीज़ के लिए मैं बोल रही हूँ। बहुत सारे, जैसे आपके बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं जो बोलते हैं हम हैं, तो आपको यही समय है कि आप बोलें कि अगर हैं तो आइए, अदरवाइज़ बाद में दोबारा मत बोलिएगा ये सारी चीज़ें, है ना? वैसे तो मोस्टली लोगों के घर पे रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। मेरे तो जैसे कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, मेरे इन-लॉज़ नहीं हैं, तो ये मेरी अलग ही दिक्कत है। तो यहाँ पे वो कोई भी सीन नहीं है वो वाला।
ये सारी बातें मैं अभी जो बता रही हूँ, मैं हँसते-हँसते बता रही हूँ, बट ये काफ़ी पेनफुल है। अगर मैं नॉर्मली, ये वीडियो है इसलिए मैं नॉर्मल बता रही हूँ, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा पेनफुल चीज़ें हैं जो भी बता रही हूँ। आप सुन रहे होंगे, सोचिएगा, तब समझ में आएगा कि हाँ, वाक़ई में बहुत पेनफुल होता है। और पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो होता है वो ऑब्वियसली होता ही होगा, जो अ, जिसके आसपास लोग नहीं होते हैं, जो बता नहीं पाता है। मेरा तो माइंड वैसा है थोड़ा-सा कि मैं मेंटली थोड़ा स्ट्रॉन्ग हूँ, तो मैं अपने आप को चीज़ें समझा लेती हूँ। मेरे पास ज़्यादा कोई है नहीं जिससे बोलूँ चीज़ें, है ना? तो तो इसलिए मुझे खुद को समझाना ही पड़ता है कि भैया तुम देख लो, तुम्हें समझाने वाला तुम ही हो, ठीक है? तो इसीलिए अ, वही मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। खाने का मैंने आपको बता दिया, खाने की सारी चीज़ें, जितनी भी पौष्टिक चीज़ें वो सारी लीजिए। और आपको जो बोलते हैं वो लड्डू होता है ना, जिसमें सारी चीज़ें होती हैं, सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, वो सब मिला रहता है, मिक्स रहता है। गोंद के लड्डू होते हैं, कोई मेथी वाले होते हैं, कोई क्या-क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं। पोस्टपार्टम वाले जो लड्डू होते हैं वो ज़रूर खाइएगा, क्योंकि आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस चीज़ की। आप अपनी मसाज करवा लीजिए, पता कर लीजिए कितने समय में करनी चाहिए, आपकी बॉडी उस समय उस लायक है कि नहीं, पता करके फिर उसके बाद मसाज स्टार्ट करवा दीजिए। क्योंकि मसाज से आपको एनर्जी मिलेगी और आपके जो बॉडी में जो पेन होगा, वो पेन थोड़ा कम हो जाएगा। वो पेन आता रहेगा, लेकिन थोड़ा-सा आपको उससे राहत मिलता है और हो सकता है समय के साथ चला जाए। मेरा भी पेन गया नहीं है, मुझे पेन रहता है। सुबह उठती हूँ या फिर थोड़ी देर लेट जाती हूँ, उठती हूँ तो पेन बहुत ज़्यादा होता है। मेरे यहाँ पेन होता है, पूरी जॉइंट्स में पेन पेन होता है, पैरों में पेन होता है। एक दिन मैंने बीच में खड़े होके सब्ज़ी बना ली थी, तो सब्ज़ी बनाने में कितना ही टाइम लगता है, बट फिर भी मेरे पैर में स्वेलिंग आ गई। फिर जिनसे मैं मसाज कराती हूँ उन्होंने बोला कि अभी मत करो, अभी आप आराम करो, 2 महीना तो आराम करो, उसके बाद देखना। अभी अभी नहीं करोगी तो बाद में बैठ जाओगी, दिक्कत हो जाएगी हमेशा के लिए। तो फिर मेरे को लगा कि हाँ, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, फिर मैंने नहीं किया। खैर ये सब चीज़ें चल रही हैं। अभी 1 महीना हो गया है मुझे। मैंने बहुत सारे लोगों का सुना था कि बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है 20-25 दिन में, 1 महीने में, बट मेरा नहीं हुआ है। और मुझे लग रहा है कि अभी शायद 1 महीना से ऊपर और लगेगा, क्योंकि अब जो पेन है, जो चलने फिरने में दिक्कत होती है, मैं ज़्यादा चल फिर नहीं पाती हूँ। चलने की कोशिश करती हूँ, थक जाती हूँ। अभी भी स्लो स्लो चलती हूँ। मेरा बैलेंस जो है वो सही नहीं है वॉक करने में। मैं मतलब पैर ज़्यादा उठा के नहीं चल सकती हूँ, मेरा पेन होता है। अभी पैरों में स्वेलिंग है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे थाइज़ में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है और मेरा बैलेंस सही नहीं है। तो अभी ऐसा है कि मैं बच्चे को उठा के ज़्यादा दूर नहीं चल सकती हूँ। घर घर में थोड़ा बहुत है तो वो कर सकती हूँ, अदरवाइज़ कहीं बाहर निकलूँ तो नहीं कर सकती हूँ। तो अभी भी मुझे हेल्प लेनी पड़ती है। तो आप फिज़िकली तो एग्जॉस्ट हो ही जाते हो, मेंटली भी आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, क्योंकि आपकी नींद नहीं हो पाती है। जैसे कि अभी मेरा है, मैं सुबह उठती हूँ, सुबह से फिर चलता रहता है। फिर मसाज करने वाली आती है 11 साढ़े 11 के अराउंड, तब जाके 1-1.5 घंटे का जो रिलैक्स होता है वो करती हूँ मैं। उस बीच में नहीं कुछ करती हूँ। उसके बाद रिलैक्स भी वैसे नहीं, मसाज करके वो चली जाती है। और फिर मैं वेट करती हूँ कि उसके आधा पौन घंटे बाद मैं नहाऊँ। तो उस बीच मैं कुछ करती नहीं हूँ, लेकिन छोटा मोटा इधर उधर घूम घूम के जो भी करना होता है वो कर लेती हूँ। उसमें भी मैं लेटती नहीं हूँ, तो उस तब भी नहीं लेटती हूँ। उसके बाद सीधा जो मैं लेटती हूँ वो रात में लेटती हूँ। अभी भी ये हो जा रहा है क्योंकि मेरे पास ज़्यादा हेल्प नहीं है। तो खैर वही मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपको हेल्प मिलती है तो आप हेल्प ज़रूर ले लीजिए। रात में 2-2:30 बजे के बाद फिर मैं सो जाती हूँ। और ऐसा नहीं कि 2-2:30 बजे बैठ के टीवी देख रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, वो सब मौका नहीं मिल पाता। इसीलिए मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही थी, क्योंकि मुझे मौका ही नहीं मिल पा रहा। और उसके बाद फिर जो मुझे आँख लगती है, एक और चीज़ बताती हूँ, उसके बाद जो मेरी आँख लगती है, अगर बच्चा धीमा-धीमा करके रो रहा है तो आवाज़ ही नहीं आएगी, बहुत तेज़ चिल्लाएगा तब जाके मुझे आवाज़ आती है और मेरी आँख खुलती है, अदरवाइज़ मुझे आवाज़ ही नहीं आती है। तो सोचिए ये कितनी अजीब-सी बात है। अपने आप में ही सोच के बहुत अजीब-सा लगता है, बुरा लगता है कि हाँ, मेरी आँख नहीं खुल पा रही है, वो रो रहा है तो। खैर ये भी चीज़ें हैं
बट आप इतना थके होते हो, पेन ऑलरेडी है, सब कुछ चल रहा है, तो ये सब नॉर्मल है, ये सब होना ही है, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो मैं आपको बता दूँगी। थक गई हूँ मैं थक गई हूँ, और अभी देखूँगी, शायद उठने वाली हूँ कि मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। तो एनीवेज चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बहुत दिनों से सोच रही थी, पता नहीं कितनी बातें स्किप हो गई होंगी दिमाग से बोलने में बोलना था जो बहुत सही बातें बोलनी थी, स्किप हो गई होंगी, बाद में याद आएगा। बट ठीक है, अब जो बन गया बन गया वीडियो। अब हिम्मत नहीं है कि बैठ के दोबारा से चीज़ें वो करूँ, तो जो भी है बता रही हूँ। एनीवेज चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, बाय।